हाय हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। वाओ, गुड टू सी यू। कहाँ तक हुआ था पिछली क्लास में भाई। कहाँ तक हुआ था भाई। हम्म। कहाँ तक हुआ, जल्दी बताओ। हम्म। लो ग्रेड और कॉपर का, और इसका हो गया था। अच्छा, एल्यूमिनियम करा दिया था क्या। एल्यूमिनियम नहीं हुआ होगा शायद, है ना। एल्यूमिनियम सबसे पहले तो उसका जो ओर है, वो ये ओर होता है बॉक्साइड ओर। पहला स्टेप है क्रशिंग। दूसरा स्टेप है कंसंट्रेशन। जो कंसंट्रेशन होता है वो आपका लीचिंग से होता है। ठीक है। अब सबसे पहले हम बॉक्साइट की जो बात करते हैं, ये जो है ना इसका और इसका नाम है बॉक्साइट। तो हम जब बॉक्साइट की बात करते हैं तो बॉक्साइट दो तरह का होता है। एक आपका रेड बॉक्साइट, और एक होता है आपका वाइट बॉक्साइट। तो रेड बॉक्साइट जो होता है हैविंग impurities ऑफ Fe2O3, SiO2, TiO2। Fe2O3 की जो इम्प्योरिटी होती है वो मेजर होती है, ये माइनर इम्प्योरिटीज। वाइट बॉक्साइड जो होता है वो हैविंग impurities ऑफ SiO2, TiO2 और Fe2O3 होता है। ये SiO2 मेजर होता है, ये दोनों माइनर होते हैं। क्लियर। देखो ध्यान से। हाँ? वीजे सर करोड़पति हैं। एक गरीब आदमी, गरीब टीचर, गरीब सब्जेक्ट भाई। कहा है मजाक उड़ा रहे हुए है अनुराग। वीजे सर करोड़पति है, वीजे सर की नेट वर्थ करोड़ों में है। आ! कौन बताया। चैट जीपीटी। चैट जीपी ने बताया। वाह। गूगल बताया। हम्म। गूगल तो नहीं बोला। नहीं। गूगल बोला सर। ओ माय गॉड। लीचिंग के एग्जाम्पल की समरी हम लास्ट में लेंगे रघुवरन। हाँ। आपके पास मर्सिडीज है, गाड़ी ही करोड़ की, क्या लिखा, करोड़ की है, तो नेटवर्थ तो होगी ना। हम्म। हाँ, ये बात, ताली बजा बच्चे के लिए। अभिषेक के लिए जोरदार ताली स्वागत किया जाए। यस, उसने बोला दिल से करोड़पति है। यस, बिल्कुल सही बोला तेने। ये बात बिल्कुल सही है। शोभित कह रहा रहने दो, इंडोनेशिया घूमने जाते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। आज दीपक की तबीयत ठीक नहीं है क्या। पता है दीपक ने कमेंट क्या लिखा। भाई आज आज आश्चर्य हो रहा मुझे, दीपक की तबीयत ठीक नहीं है। दीपक ने पता कमेंट क्या लिखा है, सर आप बहुत अच्छे हो। किधर होता है दिल। दीपक,
फर्स्ट टाइम दीपक लिख रहा है और तुम्हारे मैच में ये भी कि सर आप बहुत अच्छे हो। हे भगवान, भगवान है कहाँ रे तू, है सुना ये पूरी धरती तू चलाता है, मेरी भी सुन ली अरज, मेरी तारीफ दीपक करता है, भगवान है कहाँ रे तू। है दीपक ने तारीफ, ओह माय गॉड, कल की ब्रेकिंग न्यूज होगी, विजय सर की तारीफ, दीपक ने की विजय सर की तारीफ। ओ माय गॉड, सर आप बहुत अच्छे हैं, माय गॉड। आगे बढ़े, देखो यहां पर जो बॉक्साइड है दो तरह का होता है, एक रेड और एक व्हाइट। रेड बॉक्साइड जो होगा उसके अंदर जो इम्प्योरिटी होगी वो ये वाली होगी ज्यादा, इसका जो कलर है वो रेडिश ब्राउन होता है, जिसकी वजह से ही इसका नाम रेड बॉक्साइड है। और प्योर SiO2 जो हमेशा होती है व्हाइट कलर की होती है। जल्दी बोलो, दोबारा बोलो। SiO2 क्या होती है बताओ, प्योर SiO2, प्योर SiO2 कैसी होती है जल्दी बताओ। प्योर SiO2 व्हाइट होती है, इसलिए व्हाइट कलर का होता है, ठीक है। अब जब रेड बॉक्साइड की बात कर रहे होते हैं तो रेड बॉक्साइड को जो प्योर किया जाता है वो दो तरह से किया जाता है, एक बेयर्स, और दूसरा होल प्रोसेस। और व्हाइट प्रोसेस, व्हाइट जो होता है वो सरपेक्स प्रोसेस से होता है। किससे होता है, सरपेक्स प्रोसेस से। रेड और व्हाइट दोनों का फॉर्मूला सेम रहेगा, ठीक है। जल्दी बोलो, रेड और व्हाइट का फॉर्मूला यही रहेगा, बॉक्साइड का फॉर्मूला यही रहेगा, चेंज नहीं होगा, इम्प्योरिटी के बेसिस पे हो रहा है। अब पहला हम पढ़ रहे हैं बेयर्स प्रोसेस। अब दिमाग की बत्ती जलाते हैं, बेयर प्रोसेस में इम्प्योरिटी सबसे ज्यादा किसकी है, Fe2O3 की। तो हमारा जो फोकस है वो किसकी इम्प्योरिटी को हटाना है, Fe2O3 को। आया ना, हमारा जो फोकस है वो कौन सी इम्प्योरिटी को हटाना है जल्दी बताओ, हमारा जो फोकस है वो कौन सी इम्प्योरिटी को हटाना है बताओ। बोलो। हाँ, Fe2O3 की, Fe2O3 क्या होती है, मेटल का ऑक्साइड है, और अगर Fe2O3 मेटल का ऑक्साइड है तो वो बेसिक है। Fe2O3 मेटल का ऑक्साइड है, और अगर वो मेटल का ऑक्साइड है तो वो बेसिक है। क्लियर। अब दिमाग लगाया इसने, और L2O3 हमारा मेन और है वो है एम्फोटेरिक। तो जो बेयर प्रोसेस होता है उसमें जो लीचिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है, क्या बोला जल्दी बताओ। जो लीचिंग के लिए यूज करते हैं वो लीचिंग एजेंट होता है, और लीचिंग एजेंट जो होता है वो NaOH लिया जाता है। लीचिंग एजेंट का एक नाम होता है लीचेंट। लीचिंग के लिए जो एजेंट होता है उसका एक और नाम होता है लीचेंट। तो लीचेंट ये होता है, और कॉन्सेप्ट जो है इसका वो बेस्ड है एम्फोटेरिक नेचर ऑफ, वो किस पर बेस्ड है बताओ, एम्फोटेरिक नेचर ऑफ NaOH, सॉरी Fe2O3 L2O3, किस पर बेस्ड है, एम्फोटेरिक नेचर ऑफ L2O3 पर, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान होना चाहिए बेयर प्रोसेस के लिए, एम्फोटेरिक नेचर ऑफ L2O3 बेस्ड ऑन एम्फोटेरिक नेचर ऑफ L2O3। अब इसको करते कैसे हैं वो देखना। सबसे पहले L2O3.2H2O है, इसमें जो इम्प्योरिटी है वो है Fe2O3 SiO2 TiO2। सबसे पहले पानी को उड़ाने के लिए इसका किया जाता है कैल्सिनेशन।
कैल्सिनेशन के बाद इसमें 40% डाइजेस्टेड विद डाइजेस्टेड विथ 40% NaOH एंड फिल्टर किया जाता है फिर इसको। और फिल्टर करने के बाद ये आपके पास फिल्ट्रेट में आ जाता है। और रेजिड्यू में आता है, उसका नाम होता है रेड मड। और रेड मड में होता है आपका Fe2O3 एंड TiO2। तो ये दोनों तो किस में आएंगे? फिल्ट्रेट में। और ये दोनों आएंगे रेड मड में। ठीक है। तो अब आप ध्यान से देखोगे अगर, तो आपको क्या दिखेगा? बोलो। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या दिखाई देगा? हम्म। डाइजेस्टेड का मतलब अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो रिएक्शन ही है। लेकिन मैं डाइजेस्टेड मतलब इसलिए लिख रहा हूं कि जब तक की पूरी रिएक्शन नहीं होती तब तक आपको करना है। मतलब समझो इसका। चावल को जब हम कुकर में रखते हैं तो आप क्या करते हो? एक सीटी आई, दो सीटी आई, तीन, जब तक वो पूरा नहीं पकेगा तब तक उठाते नहीं हो। यानी कि 40% NaOH के साथ तब तक रिएक्शन करवानी है जब तक वो पूरी तरह से रिएक्ट नहीं हो जाता। इसको कहा जाता है डाइजेस्टेड। क्लियर दोस्तों? क्लियर? सिंपल है। तो अब ये रिएक्शन हुई कैसे वो समझते हैं हम। सबसे पहले हुआ ये कि आपने NaOH लिया, तो जो आपने L2O3 था वो एम्फोटेरिक था, तो वो तो NaOH से रिएक्ट कर गया और ये बना देता है NaLH होल 4। Fe2O3 तो क्या है? एसिड, मेटल का ऑक्साइड है, बेस, रिएक्ट नहीं करा। TiO2 भी मेटल ऑक्साइड है, बेस, रिएक्ट नहीं करेगा। लेकिन बचा कौन? बोलो। SiO2, वो तो एसिड है। और जो एसिड होगा वो तो रिएक्ट कर जाएगा इससे। तो ये आपका जो है वो सोल्यूबल, ये भी सोल्यूबल, ये दोनों इनसोल्यूबल थे। आया ना? ये दोनों अगर इनसोल्यूबल हैं तो उस कंडीशन में क्या हुआ? बोलो। फिल्टर करेंगे तो ये दोनों आ जाएंगे ना सोल्यूबल होके फिल्ट्रेट में, और ये दोनों चले जाएंगे रेजिड्यू में। तो ये यहां देखो, ये दोनों आ गए फिल्ट्रेट में, ये रेजिड्यू में आ गया। रेजिड्यू का नाम है रेड मड। और इस रेजिड्यू से हम टाइटेनियम का एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। टाइटेनियम का, इस रेजिड्यू से किसका एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं? टाइटेनियम का। इस रेजिड्यू से किसका एक्सट्रैक्शन हो सकता है? टाइटेनियम। एफी का नहीं, क्योंकि एफी तो जमीन से निकालते हैं। आयरन तो हम क्या करेंगे? जमीन से निकालेंगे, क्योंकि आयरन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दोबारा बोलो। हाँ, Na2SiO3 सॉल्यूबल है अभी। अब क्या होगा? सारा का सारा एल्यूमिनियम यहाँ जितना भी था वो इसमें आ गया कि नहीं आ गया? बताओ, दोबारा बताओ। सारा का सारा एल्यूमिनियम यहाँ चला गया, नहीं चला गया? तो अब इससे एल्यूमिनियम कैसे निकालते हैं वो तरीका देखो। तो ये Na है, ये Al है, ये OH है, ये होल 4 है। ठीक है, इसमें करते हैं हम सबसे पहले NaLOH होल 4। सबसे पहले करते हैं डाइल्यूशन। ठीक है, डाइल्यूशन के बाद आएगा इसका एसिडिफिकेशन। एसिडिफिकेशन बाय पासिंग CO2 गैस। तो उससे बनेगा आपका
एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, जिसको 1100 पे हीट करेंगे अपन तो आपका L2O3 प्योर बन जाएगा। ठीक है, L2O3 का एक नाम और होता है कोरंडम। L2O3 का एक नाम और क्या है? कोरंडम। कैल्सिनेशन पानी को उड़ाने के लिए क्या था हर्षित? L2O3.2H2 था ना, 2H2। अब ये क्या हुआ उसकी रिएक्शन को समझते हैं। ये हुआ कि यार जब आपने NaAlOH होल 4 की रिएक्शन पानी से कराएंगे तो इक्विलिब्रियम होगा और ये रिएक्शन बन जाएगी यहाँ NaOH प्लस AlOH होल थ्राइस। हो गया? प्रॉब्लम पता है क्या हुई? जब इसको इसमें पानी में डाला तो बना NaOH प्लस AlOH होल थ्राइस। पानी में डालते क्या बन गया वो? NaOH प्लस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो अगर यहाँ NaOH प्लस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बना तो ऐसा नहीं लग रहा ये तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक होता है। और अगर ये एम्फोटेरिक होगा तो ये तो वापस डिसोल्व हो जाएगा, डिसोल्व हो गया तो इक्विलिब्रियम पीछे आ जाएगा। इक्विलिब्रियम पीछे आ गया तो फिर फायदा क्या हुआ? इसका मतलब क्या निकला? यहां पर आपने देखा डाइल्यूशन विद ह्यूज वाटर, तो पहले अपन यहां खूब सारा पानी डालते हैं। अगर आप देखो पानी डालेंगे तो यहाँ पानी बढ़ेगा, पानी बढ़ेगा तो इक्विलिब्रियम आगे आएगा, इक्विलिब्रियम आगे आएगा। पानी डालोगे तो इक्विलिब्रियम आगे आएगा। SiO2 नॉन मेटल है बेटा, नॉन मेटल है, एसिडिक ऑक्साइड है रघुवरन। ये आगे बढ़ेगा। अब आगे बढ़ने के बाद आप इसमें पास कर रहे हैं SiO2। CO2 गैस जब पास करेंगे तो दिमाग की बत्ती जली, क्या बनेगा सोचो? वो बनेगा आपका H2CO3। और H2CO3 जब होगा तो क्या होगा? 2H प्लस प्लस कार्बोनेट। तो ये H प्लस जो आएगा वीक एसिड है। ये H प्लस क्या है? वीक एसिड। तो ये जो H प्लस है ये वीक एसिड है, और ये वीक एसिड जो है वो इस NaOH को खत्म करेगा, रिएक्ट करना शुरू हो जाएगा। क्योंकि ये एम्फोटेरिक है तो पहले इससे तो रिएक्ट होगा नहीं, वो स्ट्रॉन्ग बेस पड़ा हुआ है उससे रिएक्ट करेगा। तो देखो आप NaOH वाटर खूब सारा डालेंगे, इक्विलिब्रियम आगे आएगा, प्लस ये एसिड इस NaOH से रिएक्ट करता जाएगा, NaOH घटेगा, इक्विलिब्रियम आगे भागता जाएगा। और अगर इक्विलिब्रियम आगे भागता जाएगा तो सोचो क्या हुआ? अगर वो इक्विलिब्रियम आगे भागता जाएगा, अगर वो इक्विलिब्रियम आगे भागता जाएगा तो सारा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा। ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड वाइट PPT होता है। इस प्रेसिपिटेट को यहां पर फिल्टर करेंगे, ये वाइट प्रेसिपिटेट है, इसको फिल्टर कर लेंगे। और अगर इस वाइट प्रेसिपिटेट को फिल्टर कर लिया सोचो तो एक इंप्योरिटी और हट गई जो इसके साथ थी, वो सॉल्युबल थी, ये सॉल्युबल थी। फिल्टर करेंगे तो ये फिल्ट्रेट में चली जाएगी और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड पूरा का पूरा अलग से आ जाएगा। ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो था पूरा आ गया, ठीक है। और ये फिल्ट्रेट में कौन रह गया? Na2SiO3। और फिर इस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को हीट करके प्योर ले लिया L2O3। फिर आपने क्या करा? इसको पूरा का पूरा L2O3 बाहर ले लिया, हाँ या ना? क्लियर? इसके बाद आता है आपका हॉल प्रोसेस। हॉल प्रोसेस में क्या होता है पता है? कि ये जो आपका बॉक्साइड होता है,
इसको फ्यूज्ड करते हैं विद Na2CO3। ये जो फ्यूज्ड विद Na2CO3 है ना, वो देखना। फ्यूज्ड विद Na2CO3 अगर हम बात करें, तो फ्यूज्ड का मतलब हाई टेम्परेचर होता है। तो फ्यूज्ड विद Na2CO3 का मतलब होता है हाई टेम्परेचर पर इस Na2CO3 से रिएक्शन। फ्यूज्ड विद Na2CO3 की बात हो रही है, तो फ्यूज्ड विद Na2CO3 का मतलब हो गया, बोलो, फ्यूज्ड विद Na2CO3 का मतलब क्या हो गया? हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन। फिर उसके बाद कह रहा है वो वॉश्ड विद वाटर, फ्यूज्ड विद वॉश्ड विद वाटर एंड फिल्टर्ड। जैसे आप फिल्टर करेंगे फिर से वही बन जाएगा ये NaAlOH आएगा। Na2SiO3 आएगा, NaFeO2 आएगा और TiO2 आ जाएगा। ये आएंगे रेजिड्यू में, ये आएंगे फिल्ट्रेट में। अब देखो ये इसमें आ गया NaLOH में सारा एल्यूमिनियम, देखो ध्यान से। तो रिएक्शन कैसे हुई होगी वो देखते हैं पहले। रिएक्शन कुछ भी नहीं हो रही, L2O3 की रिएक्शन सबसे पहले करेगा वो Na2CO3 से, फ्यूज्ड है तो हाई टेम्परेचर पे होगी, और ये बनेगा NaAlOH, ठीक है। NaLO2 प्लस CO2, CO2 उड़ जाएगी, है ना। इसका नाम होगा सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। इसका नाम क्या होगा? सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। क्लियर? एक लॉजिक आपको समझना पड़ेगा। ये जो NaLO2 होता है, अगर इसको पानी में डाल दें तो ये बना देगा NaAlOH। यानी कि ये और ये एक ही हैं दोनों, और लगा दूं एक ही है। इसका नाम होता है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट क्या होता है ये बताओ? सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। तो ये बना इनिशियली क्या? NaLO2 बना, लेकिन हम पानी की बात कर रहे थे, यहां पर पानी है, यहां पर ये क्या है? पानी। तो पानी के अंदर अपने डाला था वॉश्ड विद वाटर, तो जैसे ही आप इसको वाटर में डालते हैं तो ये बन जाएगा NaLOH। देखो पानी में डालते ही बन गया, इसलिए प्रोडक्ट ये दिख रहा था वहां पे, ठीक है। Fe2O3 के साथ हीट कर रहे हैं डायरेक्ट, तो यहाँ पर डायरेक्ट हीटिंग हो रही है। अब हीटिंग हो रही है तो रिएक्शन हो जाएगी, ये हीटिंग पर रिएक्शन है, फ्यूज्ड होगा इसके साथ, तो वो Na2FeO3 प्लस CO2 बना देगा, उड़ जाएगी CO2। तो SiO2 के साथ भी हीटिंग हो रही है ये, तो ये Na2SiO3 बना देगा प्लस CO2 उड़ जाएगा। अब ये जो टेम्परेचर है ये सफिशिएंट नहीं है TiO2 के साथ रिएक्शन के लिए, तो इसलिए कोई रिएक्शन नहीं हो रही है। ये टेम्परेचर सफिशिएंट नहीं है, इसलिए कोई रिएक्शन नहीं हो रही इसके साथ, ठीक है। तो ओवरऑल रिएक्शन समझ में आ गई, यानी कि सारा का सारा एल्यूमिनियम हमारा किसके अंदर चला गया? वापस से इस NaLOH के पास। लिखने का टाइम, चलो लिख लो बेटा, हॉल प्रोसेस लिख लो। हॉल प्रोसेस जब आप लिख लो तो बता, अभी बताते हैं सप्तांशु। अलग अलग मेथड है बेटा, हमने बताया था अभी रेड बॉक्साइड को प्योर करने के लिए दो मेथड थे। एक था आपके लीचिंग के लिए बेयर प्रोसेस, और एक था बेटा हॉल प्रोसेस। तो अलग अलग है ना साइंटिस्ट। जैसे आप कभी ट्रेन जाते हो तो एक तो लोकल ट्रेन होती है, एक एक्सप्रेस होती है, एक राजधानी होती है, तो अलग अलग होगी ना भाई। ये चैप्टर में एक लेक्चर और बचेगा बस, अगला दीपक। आज आपने तारीफ करी इसलिए मैंने देखो कितने प्यार से आपका डाउट बताया, है ना। ऐसे अच्छे बच्चे रहा करो। Na2CO3 बेटा, हम्म
पानी में जाएगा तो बेसिक है, Na2CO3 वैसे न्यूट्रल है क्योंकि वो आयनिक कंपाउंड है, सॉलिड है। तो इधर कैल्सिनेशन की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि कैल्सिनेशन मतलब हीटिंग होती है, और हमने यहाँ फ्यूज लिखा है। फ्यूज मतलब हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन है ना। Na2CO3 बेसिक नहीं है, Na2CO3 पानी में जाता है तो बेसिक होता है। यहाँ पर फ्यूज हो रहा है, फ्यूज मतलब हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रही है यहाँ पे बहुत ज्यादा, तो हाई टेम्परेचर पे पानी पैसे ही निकल गया। हो गया। अगला लिखो। सर ब्लास्ट फर्नेस में कार्बन डाइऑक्साइड का सब टाइप है या दोनों? ब्लास्ट फर्नेस कार्बन डाइऑक्साइड उसी में होता है, ब्लास्ट फर्नेस में बेटा। Fe2O3 की एक्सट्रैक्शन में रोस्टिंग इसलिए हुई थी धीमन, क्योंकि FeO को हमने, बोलो, Fe2O3 में कन्वर्ट कर दिया था ऑक्सीजन देके, ताकि Fe2O3 SiO2 से रिएक्ट नहीं करे, इसलिए वहां पर रोस्टिंग हो गई थी। ठीक है धीमन। सर क्रोमेटोग्राफी खुद से पढ़ने को बोले हैं, बट मेंस में क्वेश्चन रफ वैल्यू निकालने के, वो सब क्वेश्चन कैसे होंगे? नहीं नहीं, कुछ नहीं आएगा वो सब, वो क्वेश्चन निकालने के लिए नहीं आते हैं बेटा, है ना। क्रोमेटोग्राफी लास्ट में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा थोड़ा सा, है ना। बेटा क्रोल प्रोसेस से नहीं कर सकते दीपक, अभी नेतागिरी चालू कर दी देखो आपने, अब फिर से। अभी हम एल्यूमिनियम पढ़ रहे हैं ना, क्रोल तो अभी बाद में आएगा टाइटेनियम में। ठीक है। ठीक है, Fe में O2 दिया था धीमन, आपको याद ही नहीं रोस्टिंग में, जब मैंने कहा था ना रोस्टिंग, तो वो O2 देना ही होता है रोस्टिंग। ठीक है। बेयर्स खत्म हो गया, हॉल चालू हो गया ना शेखर। चलो आगे बढ़ते हैं अब। बेयर्स ने रोस्टिंग लिख दिया, इसका मतलब ऑक्सीजन दे दी थी। ठीक है, आगे बढ़े। अभी आप क्या, वो आएगा ग्राफ वाले पार्ट एलिंगम में आएंगे कल। अब हमारे पास सारा का सारा एल्यूमिनियम आ गया था यहां, इसमें डाल देते थे वाटर, लेकिन अब एक चीज हम कर रहे हैं, एक्सिस में डाल रहे हैं फ्रॉम आउटसोर्स, फ्रॉम आउटसाइड। तो यहां पर अब देखो आउटसाइड से हम भेज रहे हैं एक्सिस में, तो अगर एक्सिस में भेजेंगे तो क्या होगा कि यहां पर बनेगा आपका पहले तो वही एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में जब बनेगा यहाँ NOH, वही CO2 से रिएक्ट करके Na2CO3 कन्वर्ट हो जाएगा, और जब Na2CO3 में बन जाएगा तो इसी Na2CO3 का रीयूज कर लेंगे हम बाद में। ठीक है। हाँ जी श्रेयस, कल करवाएंगे हम ग्राफ वाले पार्ट। तो यहाँ पर Na2CO3 जो दिख रहा है आपका, ये रीयूज हो जाएगा। तो आप बताओ मेरा सवाल कि जान पूछ के आपने CO2 एक्सेस में बाहर से क्यों भेजी, बोलो। CO2 एक्सेस में बाहर से इसीलिए तो भेजी, बोलो। CO2 जो है वो हमने जान बूझ करके बाहर क्यों भेजी, बताओ। बोलो, ताकि ये इससे रिएक्ट करके Na2CO3 बन जाए, Na2CO3 का रीयूज हो जाए बाद में। ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, फिर इसको वापस से हीट कर लेंगे,
और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम हीट करेंगे 1100 डिग्री पे तो क्या होगा बताओ? तो वो L2O3 प्लस वाटर बन जाएगा। क्लियर? अब आएगा सरपेक्स प्रोसेस। सरपेक्स प्रोसेस की जब बात करते हैं तो सरपेक्स प्रोसेस में क्या होता है कि ये जो L2O3 होता है उसकी कार्बन और नाइट्रोजन से रिएक्शन कराई जाती है लगभग 1800 डिग्री के आसपास। तो वहां पर बनता है एल्यूमिनियम नाइट्राइड प्लस CO, ये उड़ जाएगा। और यही SiO2 की रिएक्शन फिर कार्बन से भी होती है 1800 के आसपास, तो ये कार्बन इसको रिड्यूस कर देता है और ये उड़ जाता है। यहाँ पर एक सवाल इंपॉर्टेंट है कि ये जो कार्बन होता है ना एल्यूमिनियम, इसकी कार्बन से भी रिएक्शन की टेंडेंसी है, नाइट्रोजन से भी रिएक्शन की टेंडेंसी है। यानी कार्बाइड भी बना सकता है, नाइट्राइड भी बना सकता है, लेकिन नाइट्राइड फॉर्मेशन टेंडेंसी ज़्यादा होने की वजह से ये कार्बन इसको सिर्फ रिड्यूस करता है। ये कार्बन सिर्फ क्या करेगा, इसको रिड्यूस। ये कार्बन क्या करेगा, रिड्यूस। ये कार्बन इसको रिड्यूस करेगा और ये रिड्यूस होकर के एल्यूमिनियम इस नाइट्रोजन से रिएक्ट करेगा, और वो इस नाइट्रोजन से जब रिएक्ट करेगा तो नाइट्राइड बन जाएगा। अब ये CO भी उड़ गया, ये भी उड़ गया, ये यहाँ इस टेम्परेचर पे ये भी उड़ जाता है, ये बच गया सिर्फ। अब इस एल्यूमिनियम नाइट्राइड का एक्वस रिएक्शन करा देते हैं इससे। हाँ, कार्बन इज यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, वेरी गुड। तो यहाँ पर आपका NaOH से रिएक्ट करके वाटर ये बनाता है, तो ये बन जाएगा आपका NaAlOH होल 4 और अमोनिया बाहर निकल जाएगी। देखो आप, क्योंकि यहाँ Na से ये रिएक्ट करेगा -3 से H प्लस रिएक्ट करेगा अमोनिया। अब आपको पता चल गया कि यार सारा का सारा एल्यूमिनियम मेरा किस में आ गया, NaAlOH होल 4 में। भाई एल्यूमिनियम इसके अंदर जाएगा तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, वो NaOH से रिएक्ट करके ये बना देगा। और ये जो N था माइनस, वो N किससे रिएक्ट करेगा, H प्लस से, और H प्लस से रिएक्ट करेगा तो क्या बना देगा, अमोनिया। हाँ या ना? क्लियर? अब आपने क्या करा, पूरा का पूरा जितने भी मेथड थे उनसे सबसे एल्यूमिनियम बाहर निकाल लिया। इससे तो बाहर निकालने का तरीका बताइए, डाइल्यूशन विद ह्यूज वाटर। अब ये एल्यूमिनियम आने के बाद इसका रिडक्शन करेंगे, और जो रिडक्शन होगा वो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कहलाता है। वो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कहलाता है। और इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन जो है वो हॉल हेरोल्ट ने दिया था, दो साइंटिस्ट थे। और दोनों अलग अलग देश के साइंटिस्ट थे, दोनों अलग अलग साइंटिस्ट थे, अलग अलग देश के थे, और एक ही रिजल्ट आया दोनों ने एक ही टाइम पर, जो ये प्रोसेस हम पढ़ेंगे सेम। तो इस वजह से क्या हुआ, बोलो, दोनों के नाम पे देना पड़ा प्रोसेस। ठीक है। एक और बात मजेदार, पूछो क्या? हॉल प्रोसेस एक अलग मेथड है। हॉल प्रोसेस सिर्फ कौन सा था वहां पे, लीचिंग का मेथड है ना। और ये प्रोसेस कौन सा है, हॉल हेरोल्ट। दोनों साइंटिस्टों के नाम पर पूछे तो यहां पर आएगा रिडक्शन प्रोसेस। हॉल हेरोल्ट है तो कौन सा प्रोसेस, रिडक्शन प्रोसेस। हॉल हेरोल्ड प्रोसेस है तो कौन सा प्रोसेस, रिडक्शन प्रोसेस। हॉल हेरोल्ड प्रोसेस है तो कौन सा प्रोसेस, रिडक्शन प्रोसेस। क्लियर? अब इधर देखो, मैं आपको इसका इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन का डायग्राम बना रहा हूं, है ना।
क्लियर? यहां पर एक बल्ब लगा होता है, डायग्राम बन गया। ये आयरन टैंक है, आयरन टैंक विद कार्बन लेयर acts as a कैथोड। ये आपका ग्रेफाइट रोड्स है। एनोड। अब एक मजेदार बात होती है, पिंक डॉट कुछ नहीं, ऐसे ही लिख दिया था, है ना, कुछ भी नहीं है, सब ये इलेक्ट्रोलाइट्स ही है। अब मेरा एक सवाल है सिंपल सा, पता है क्या, जब हम इसका इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करते हैं ना, तो इसमें कुछ ड्रॉबैक्स हैं या जो प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स इन इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ L23। पहला प्रॉब्लम है हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ L23। पहला प्रॉब्लम क्या है? हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ L23। हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है भाई। दूसरा हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ L23, और दूसरा बैड L23 इज अ बैड कंडक्टर। L23 is bad conductor. For removal of these difficulties, for removal of these problem, ये जो प्रॉब्लम है इसी के लिए हमें क्रायोलाइट एंड फ्लोर स्पार ऐड किया जाता है। इन्हीं को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं? क्रायोलाइट और फ्लोर स्पार को ऐड करते हैं। इन्हीं को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं बताओ? क्रायोलाइट और फ्लोर स्पार ऐड करते हैं। क्रायोलाइट और फ्लोर स्पार, तो फंक्शन ऑफ क्रायोलाइट और फ्लोर स्पार पूछेगा। 1 मिनट में लिख रहा हूं, है ना, पहले मुझे ये लिख देने दो, फिर मैं टाइम दे दूंगा अलग से। फंक्शन ऑफ क्रायोलाइट एंड फ्लोर स्पार पूछेगा वो। तो फंक्शन पहला तो होगा इंक्रीज कंडक्टिविटी, और दूसरा होगा डिक्रीज मेल्टिंग पॉइंट। क्या बोला जल्दी बताओ? कंडक्टिविटी को इंक्रीज करेगा ये, और बोलो मेल्टिंग पॉइंट को डिक्रीज करेगा। डिक्रीज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ L2O3, इंक्रीज कंडक्टिविटी ऑफ L2O3। तो ये आपसे बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाएगा ये, ठीक है। अब इनका रेशो भी ये रहेगा 60-20-20, ये 60, ये 20, ये 20, ठीक है। अब कैसे इलेक्ट्रोलिसिस होता है वो समझो। सबसे पहले ये जो क्रायोलाइट लिया आपने, ये आयनाइज होगा, इधर आओ, दिमाग की बत्ती जलाना। एक कॉन्सेप्ट और है कि जब आप इंप्योरिटी को ऐड करोगे, तो इंप्योरिटी ऐड करते समय एक लॉजिक आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये वाला कि ली के काका ने मांगी अलमारी। दोबारा बोलो।
ली के काका ने मांगी अलमारी। ठीक है, अब ध्यान रखना, ये अलमारी है। अगर आप इसका एक्सट्रैक्शन करने हो तो जो इम्प्योरिटीज हैं वो इम्प्योरिटीज का कैटायन इस एल्यूमिनियम से ऊपर होना चाहिए। दोबारा बोलो, ये जो इम्प्योरिटीज हैं इनका ऊपर होना चाहिए। CF2 का फ्लोर स्पार बेटा आपको दिया ना जीनल DPP, उससे याद करना है ना। ये एल्यूमिनियम से ऊपर वाली कैटायन होना चाहिए इम्प्योरिटी का, क्योंकि ऊपर अगर होंगे तो उनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा। अगर इनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली इनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा। तो अगर इनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है दिमाग की बत्ती जली। तो अगर इससे ऊपर वाली इंप्योरिटी होगी तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा, तो वो रिड्यूस होने नहीं जाएंगे, फिर एल्यूमिनियम खुद रिड्यूस होगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो जिसका एक्सट्रैक्शन करें उससे ऊपर वाला होना चाहिए। तो यहां पर जब आप देख रहे हो तो ये एक तो NF है और एक LF3 है। NF भी आयनिक कंपाउंड है, वो Na++F- में आयनाइज हुआ। और यहां पर अगर हम बात करें AlF3 है, तो AlF3 भी Al+3+3F- में आयनाइज हुआ। क्लियर आया ना। तो NaF जो होगा वो Na++F- में आया, और AlF3 जो होगा वो Al+3+3F- में आ गया। अब इन दोनों में से किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है? ऑब्वियस सी बात है, हमारे एल्यूमिनियम का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। तो कैथोड पर कौन जाएगा बताओ? कैथोड पर एल्यूमिनियम+3 जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, एल्यूमिनियम बन जाएगा। एनोड पर तो F- बचा, तो F- ही जाएगा, तो ये F- गया और F2 बन गया। F- एनोड पर बन रहा है, और हमारा जो एनोड है वो कार्बन से बना हुआ है। ठीक है, अब ये F2 जो बना वो फर्दर जो होती है वो रिएक्ट करती है, फर्दर रिएक्ट विद L2O3, और L2O3 पर F2 से रिएक्ट करके AlF3+O2 बनाती है। अब ये सारी रिएक्शन एनोड पर हुई, तो जो O2 होती है वो रिएक्ट विद एनोड। अब एनोड तो कार्बन से बना है, तो ये कार्बन से रिएक्ट करके CO+CO2 दोनों बना देती है। इसका मतलब एनोड पर CO+CO2 दोनों बनता है। एनोड पर CO और CO2 दोनों बनता है। अब आपको पता है ये ऐसे एनोड बनी हुई थी रॉड। अब दिमाग लगाओ कि जब यहां पर इस रॉड पर, ऐसे समझो आप, ये कार्बन जाएगा ऐसे एनोड की रोड पर, तो आपको फील आ रही है कुछ भी? यहां जाएगा कार्बन, तो ये धीरे 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 इसका कोरोजन होगा कि नहीं होगा ऐसे? ये इसका कोरोजन होगा कि नहीं होगा? तो इसका मतलब ये रोड टूट सकती है धीरे धीरे। उससे बचने के लिए ही अपन ने यहां पर ये क्या लगाई थी? लेयर ऑफ कोक पाउडर। दोबारा बोलो, उससे बचने के लिए ही हमने क्या किया था? लेयर ऑफ कोक पाउडर। और अगर लेयर ऑफ कोक पाउडर जो होगा वो क्या काम करेगा, इसका मतलब ये लेयर ऑफ कोक पाउडर इस काम को करेगा कि कोरोजन नहीं होने देगा इस रॉड का। तो ग्रेफाइट की रॉड काफी लंबे समय तक रहेगी, और काफी लंबे समय तक अगर रहेगी तो हमारा फायदा होगा, इलेक्ट्रोलिसिस होगा। तो आपसे क्वेश्चन में पूछेगा फंक्शन ऑफ लेयर ऑफ कोक पाउडर। पहला, इट प्रिवेंट कोरोजन ऑफ ग्रेफाइट रॉड।
It prevents corrosion of graphite rods. Second, सपोज आप चाय पीते हैं, मान लीजिए आपकी मम्मी ने आपको चाय ला के रख दी, ठीक है। मान लीजिए आपकी माता जी ने चाय ला के रख दी और आप पढ़ रहे हो, मेरा लेक्चर देख रहे हो सीरियसली एकदम सिस्टमेटिक तरीके से। तो आप जब मेरा लेक्चर देख रहे हो भूल गए चाय रखना, तो आप क्या बोलोगे मम्मी को कि दोबारा चाय बना के लाओ। दिव्यांश यार 2 मिनट रिक्वेस्ट करूं यार, एल्यूमिनियम खत्म कर लेने दे, फिर ये डाउट बता दूंगा। अगर आप अलाउ करें दिव्यांश, क्योंकि आप इतनी देर से टाइप कर रहे हो कि मेरा पेशेंस लेवल खत्म होने वाला है थोड़ी देर में भी। ठीक है, इसको खत्म कर ले। तो एक कोई चीज चल रही होती है तो उसकी कंटिन्यूटी को ब्रेक करने की बजाय, आपको पता है कि अभी सर लिखने के लिए देंगे, उसके बाद सर यहाँ खड़े होंगे साइड में, तब आप पूछ लेना, डाउट बता देंगे। पर मैं कर रहा हूं ना बात, आई कैन मैनेज। क्या सॉरी क्या होता है ये दिव्यांश, दिमाग दिया भगवान ने तुम्हें। ये एक टीचर कंसिस्टेंसी से कोई टॉपिक को कंटिन्यूटी में ला रहा है, उसके बीच में जाके वहां पे अपना डाउट घुसा दो। मैं कर रहा हूं ना, आई कैन मैनेज। उसने सॉरी भी बोल दिया, व्हाई आर यू इंटरफेयरिंग मी। चल हट, इधर देखो तुम लोग। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि मान लीजिए माता जी ने चाय ली, है ना, और वो चाय आप भूल गए पीना, तो क्या हुआ सोचो। चाय पीना भूल गए तो क्या होगा, अब 1 कप चाय थी, आप भूल गए उसको, तो आपको दोबारा चाय बनवाने के लिए बोलनी पड़ेगी। दोबारा चाय बुलानी पड़ेगी, तो आपका जो कॉस्ट है वो बढ़ गया नहीं बढ़ गया, उसे एक चाय के लिए आपको 2 बार खर्चा करना पड़ गया। हाँ या ना, एक चाय के लिए आपको 2 बार खर्चा करना पड़ गया ना। 2 बार खर्चा हो गया। अगर आप 2 बार खर्चा कर रहे हो कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो यहां पर भी वही सीन होता है। यहाँ सीन देखो क्या होता है कि जब एल्यूमिनियम बनेगा तो कैथोड पर बनेगा, ये कैथोड है जो लेयर बनाई है, एल्यूमिनियम इस कैथोड पर बनेगा। कैथोड पर जैसे ही बनेगा एल्यूमिनियम, तो वाइट सिल्वरी मेटल होता है। तो अगर वो वाइट सिल्वरी मेटल होता है, बोलो, अगर वो वाइट सिल्वरी मेटल होता है तो वो वाइट जो होता है हीट को रिफ्लेक्ट करेगा। वाइट अगर हीट को रिफ्लेक्ट करेगा तो हीट बाहर जाएगी यहाँ से, और अगर वो वाइट हीट बाहर जाने लग गई, तो आप समझ गए क्या हो गया। वो वाइट हीट अगर यहाँ से बाहर निकलने लग गई, तो हीट कम होने लग गई, तो आपको बार बार हीट मेंटेन करने के लिए टेम्परेचर देना पड़ेगा। और अगर आपको हीट वहाँ पर टेम्परेचर देना पड़ेगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, कॉस्ट बढ़ जाएगी ना। उस कंडीशन में कॉस्ट बढ़ जाएगी आपकी, हाँ या ना, आपकी कॉस्ट बढ़ गई ना। बोलो, अरे आपकी कॉस्ट बढ़ गई, कॉस्ट बढ़ गई तो फिर आपको खर्चा कम करना है, कॉस्ट कम करनी है। तो यहां पर कोक पाउडर की लेयर यही काम कर रही है, क्योंकि ये कार्बन है, ब्लैक है, और ब्लैक आप सबको पता है क्या काम करता है। ये कार्बन है और ये ब्लैक है, और आपको पता है कि जो ब्लैक होता है वो एब्जॉर्ब करता है हीट को, तो जो रिफ्लेक्ट कर रहा है एल्यूमिनियम वो इसको एब्जॉर्ब कर रहा है, तो अंदर का टेम्परेचर मेंटेन रख रहा है। टेम्परेचर मेंटेन रखने से कॉस्ट कम हो गई आपकी। टेम्परेचर, बोलो, कम होने से क्या हो गया, कॉस्ट कम हो गई आपकी। टेम्परेचर कम होने से कॉस्ट कम हो गई। अब जैसे जैसे इलेक्ट्रोलिसिस खत्म होता जाएगा, तो ये बल्ब जो होगा डिम होने लग जाएगा। बल्ब डिम होने से पता लग गया कि आपका जो है वो इलेक्ट्रोलाइट खत्म हो गया, आप इसमें और इलेक्ट्रोलाइट ऐड करो। क्या वाला, जल्दी बताओ। जैसे जैसे आपका इलेक्ट्रोलिसिस कंप्लीट होगा, तो इलेक्ट्रोलाइट कम होता चला जाएगा, और अगर इलेक्ट्रोलाइट कम हो गया तो क्या होगा उस कंडीशन में, बताओ। हम्म, क्या हो गया बताओ।
बल्ब डिम होने से पता लगेगा कि इलेक्ट्रोलाइट कम हो गया, तो वापस से इलेक्ट्रोलाइट बोल देंगे। हिंदी में बल्ब बोलते हैं, बल्ब, लट्टू। ठीक है, तो इस लट्टू का क्या काम है समझ में आ गया। लट्टू का डिम होते ही इलेक्ट्रोलाइट कम हो गया, और इलेक्ट्रोलाइट डाल दो फटाफट से। क्लियर सबको। तो यहां पर इसका फंक्शन समझ में आया। क्या लिखा हुआ है देखो, कि डज नॉट अलाउ टू स्केप हीट, वो हीट को बाहर नहीं जाने देगा। क्लियर। तो ये आपका हो गया। अच्छा, अब इसमें एक सवाल पूछेगा, इलेक्ट्रोलाइटिक मिक्सचर कौन सा है बताओ। ये तीनों मिला के इलेक्ट्रोलाइटिक मिक्सचर है इसके। तो अगर एक सवाल आए कि क्रायोलाइटा, यानी कि ये क्रायोलाइट है, क्रायोलाइटा सर्व्स एज अ इलेक्ट्रोलाइट, ये सही है कि गलत है। क्रायोलाइट सर्व्स एज अ इलेक्ट्रोलाइट, ये स्टेटमेंट गलत है। क्रायोलाइटा अकेला नहीं होता है, क्रायोलाइट के साथ दो और होते हैं, फ्लोरस्पार भी होता है और L2O3 भी होता है। ठीक है, तो अकेला क्रायोलाइट सर्व्स एज इलेक्ट्रोलाइट, ये गलत है। इसके बाद इसका प्यूरिफिकेशन करेंगे एल्यूमिनियम का। अब ये रिडक्शन हुआ है अभी तक, और प्यूरिफिकेशन किया जाता है हुप्स मेथड से। हुप ने क्या करा, 3 लेयर बनाई। ये 3 लेयर बनी। इट डज नॉट अलाउड स्केप टू हीट। अब इधर देखो, ये जो अपर लेयर है ना, ये लेयर है आपकी कैथोड की, और कैथोड है प्योर एल्यूमिनियम से बना। ये आपका है एनोड, ये आपका है इम्प्योर से बना। एनोड किससे बना हुआ है, इम्प्योर एल्यूमिनियम। और ये जो है वो इलेक्ट्रोलाइट CaF2 प्लस Na3Al(F6) से, और CF2 की जगह यहाँ Bf2 लेते हैं, सॉरी, ये इलेक्ट्रोलाइट हो गया। तो ये 3 चीजें याद रखना, ध्यान सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये तीनों लेयर जो उसने ली वो इमिसिबल थी। क्या खास बात थी उसकी बताओ। ये जो तीनों लेयर्स ली, वो तीनों लेयर्स जो थी वो क्या थी, इमिसिबल थी। दोबारा से बोलेंगे, ये जो तीनों लेयर्स थी वो तीनों की तीनों लेयर क्या थी, इमिसिबल। इमिसिबल का मतलब समझते हो आप, मिक्स नहीं होंगी, यही खास बात थी। और ये इमिसिबल रहा, इसीलिए क्या हुआ यहाँ BF2 किया CF2 की जगह, क्योंकि जब वो कैल्शियम फ्लोराइड ले रहा था, तो कैल्शियम फ्लोराइड लेने पर मिक्स हो रही थी, तो उसने बेरियम फ्लोराइड लिया, तो इमिसिबल हो गई। यहाँ पर ये लेयर्स ही कैथोड एनोड है। अब दिमाग लगाओ, ये जो कैथोड है इस पर क्या होगा, एनोड, एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, लेकिन एल्यूमिनियम+3 यहाँ आ जाएगा, क्योंकि वो तो इलेक्ट्रोलाइट है, L+3 यहाँ रहेगा, और यहाँ से जो L+3 है वो यहाँ आ जाएगा। क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया बताओ। तो धीरे 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 जो एनोड में एल्यूमिनियम था वो यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा, और 99.9% प्योर हो जाएगा।
ठीक है, इस तरह से ये ग्रेफाइट जो है एनोड या कैथोड नहीं है, ये बैटरी है, बैटरी से जुड़े हुए हैं ये सिर्फ कंडक्टिविटी के लिए यूज किए जा रहे हैं। ये आपका जैसे आपका ये कॉपर एल्यूमिनियम अलॉय है, ये कंडक्टिविटी और डेंसिटी का डिफरेंस मेंटेन करने के लिए है बस। ये ग्रेफाइट भी डेंसिटी का डिफरेंस मेंटेन करने के लिए है। ग्रेफाइट एनोड नहीं है, कॉपर एल्यूमिनियम कैथोड नहीं है। लेयर्स रिएक्ट कर रही थी एज अ कैथोड एनोड। इमिसेबल इसलिए बेटा कहने की मिसेबल होगी तो मिक्स हो जाएगी ना सब, और मिक्स होगी तो एक ही सॉल्यूशन बन जाएगा, फिर उसमें इलेक्ट्रोलिसिस कैसे होगा कहनी। हम्म। ठीक है, अब आप इसको नोट करो फटाफट शुरू से, जहां से करना है आप बता देना मुझे, शुरू से चालू कर दूं। ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से यहाँ से चालू कर लो पहले, फिर लिख लो तो बता देना, फटाफट लिखो। जी दिव्यांश, अब आप डाउट पूछ सकते हैं। एलॉय का फंक्शन कंडक्टिविटी के लिए है बेटा, एलॉय। दीपक, विच इज कैथोड लिखा तो है लेयर में। लेयर जब लिखी थी दिखी थी ना, ऊपर वाला कैथोड है। एलिंगम डायग्राम अगली क्लास में आ जाएगा बेटा, है ना अभिषेक। दिव्यांश कह रहा है कि अगर एल्यूमिनियम आयरन से ज़्यादा पाया जाता है तो फिर एल्यूमिनियम महंगा क्यों है। अर्थ क्रस्ट में ज़्यादा होता है, अगर उसे निकालने का खर्चा ज़्यादा लगता है तो फिर महंगा ही होगा ना बेटा। समझ रहे हो दिव्यांश। ठीक है, अगर कोई चीज़ है जिसको ज़मीन में है खूब ज़्यादा है, लेकिन उसको निकालने की कॉस्ट बढ़ रही है, तो कॉस्ट बढ़ने से कीमत बढ़ती है ना, कीमत बढ़ती है कॉस्ट। ठीक है, इस वजह से एल्यूमिनियम का ऊपर जाना रघुवरन, एल्यूमिनियम ऑक्सीडाइज होगा तो एल्यूमिनियम प्लस थ्री में रहेगा। और एल्यूमिनियम प्लस थ्री में कैसे हो सकता है एनोड पर, वो तो इलेक्ट्रोलाइट में होते हैं। हाँ या ना, इलेक्ट्रोलाइट में ही तो होगा रघुवरन। भाई एल्यूमिनियम प्लस थ्री जो होगा वो तो इलेक्ट्रोलाइट में ही होगा, तो वो एल्यूमिनियम प्लस थ्री भाग जाएगा इसमें इलेक्ट्रोलाइट में, इसलिए ऊपर चला जाता है। इलेक्ट्रोलाइट कम होने से बल्ब क्यों नहीं जलेगी, कम जलेगी ना, डिम हो जाएगी। राज, अगर वो डिम हो जाएगी तो फिर उस कंडीशन में क्या होगा, हम वापस इलेक्ट्रोलाइट डाल देंगे। हुप्स में ग्रेफाइट रोड का कोई रोल नहीं होता, वो तो सिर्फ इतना सा होता है कि कंडक्टिविटी रहे बेटा, लेयर्स में कंडक्टिविटी होनी जरूरी है ना, ताकि वो इलेक्ट्रोलिसिस कर पाए, है ना। रघुवरन, प्लीज समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़े। ये लिखो।
नेक्स्ट। कैथोड पे रिडक्शन होता है बेटा, हर्ष आपको गलत पता है। कोक पाउडर कैसे कोरोजन प्रिवेंट कर, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। अरे राज, ऑक्सीजन कार्बन से रिएक्ट कर रही है ना, तो अगर आप पहले से कोक पाउडर की लेयर होगी तो क्या होगा, वो पहले कोक पाउडर की लेयर से रिएक्ट करने लग जाएगा, तो फिर ग्रेफाइट की रोड तो रुक जाएगी, उसका नंबर तो बाद में आएगा ना राज। हो गया, देखो जब भी कोरोजन होता है इन पॉइंट्स पर होता है, यहां पर ऊपर लेयर है, देखो यहाँ कोक पाउडर की लेयर है, तो इस पॉइंट पर होगा कोरोजन, तो जब ये ऐसे ऐसे कम होगा तो ये कार्बन की लेयर आने लग जाएगी, यहाँ पे भर देगी इसको, तो इसका अंदर लेयर ही पहले रिएक्ट करेगी ना ऊपर जो है, तो वो ये रोड बनी रहेगी काफी लंबे समय तक। ठीक है राज। हो गया। अब देखो कुछ बच्चे कह रहे हैं इमिसिबल का मतलब नहीं समझ में आया, तो इमिसिबल का मतलब ये होता है बेटा, ये लेयर अलग रहेगी, ये लेयर अलग रहेगी, ये दोनों मिक्स नहीं होंगे एक दूसरे में, दोबारा बोलो, ये दोनों अलग रहेंगी, ये मिक्स नहीं होंगी, दोबारा बोलो। ऑयल वाटर की तरह, वेरी गुड। अगर आपने ये नहीं लिया लेयर, इसका फंक्शन यही है कि ये इमिसिबल रख रही है, कॉपर अलॉय लेयर का फंक्शन राज ये है कि आपस में मिक्स नहीं होंगी, दोबारा बोलो। कॉपर एल्यूमिनियम का यूज यह है कि यह आपस में मिक्स नहीं होगी। दोबारा बोलो। समझ में आ गया राज, राज बोलेगा जब भी मानूंगा मैं, बाकी तो कोई मतलब ही नहीं है किसी का। तुरंत तुरंत बोलो जल्दी, फिर आगे बढ़ना है मुझे। एनोड पर रिएक्शन क्या होती है अभिषेक, ऑक्सीडेशन की, दिस इज एनोड, ये लिखा तो है एनोड। एनोड पर रिएक्शन होती है एल्यूमिनियम +3, आपको जैसे कॉपर पढ़ाया था, ये आपका कॉपर होता है, ये इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो भाई जब ये यहाँ एनोड से कॉपर बनेगा तो कॉपर +2 कहाँ जाता है, ये तो देखो ना, ये एनोड से कॉपर +2 इलेक्ट्रोलाइट में तो आया, एनोड से जब एल्यूमिनियम +3 हुआ तो यहीं तो आएगा वो। अब ये कॉपर +2 डिपॉजिट होते कैथोड पर जाता है नहीं जाता, तो ये जो एल्यूमिनियम +3 वो डिपॉजिट होने कैथोड पर ही तो जाएगा है? कितना आसान है, यही तो कॉन्सेप्ट है, ये एनोड था, उससे जब कॉपर +2 बना था तो यहाँ आया,
ये कॉपर +2 था, फिर वो कैथोड पे गया, तो ये एनोड है। यहां से जो एल्यूमिनियम +3 बना वो ऊपर भाग जाएगा, और यहाँ एल्यूमिनियम +3 है जो ऊपर चला जाएगा कैथोड पर रिड्यूस होने। अभी भी नहीं समझ में आया? क्लियर? बोलो। समझ में आ गया भाई? सरपेक्स एक बार दिखा दो। क्लियर? चलिए सरपेक्स देख लो एक बार, लो जल्दी लिखो, फिर आप बस आगे पढ़ेंगे अब। ठीक है? चलिए हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। अब अगला आएगा पिडजन प्रोसेस। तो पहला पिडजन प्रोसेस अगर आता भी तो आपको क्या लिखना है? सिंपल एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन ऑफ मैग्नीशियम, एक्सट्रैक्शन ऑफ मैग्नीशियम फ्रॉम डोलोमाइट। डोलोमाइट क्या होता है? ये कंसंट्रेशन के बाद क्या करेंगे? डोलोमाइट लेंगे और उसको हीट कर देंगे। हीट करते ही आपका CaO.MgO CO2 बाहर आ जाएगा। फिर उसका रिडक्शन करेंगे, तो रिडक्शन किया जाता है फेरोसिलिकन से। इसको बोलते हैं अपन फेरोसिलिकन। फेरोसिलिकन से जब करेंगे तो मैग्नीशियम का एक्सट्रैक्शन हो जाएगा, है ना, Fe बन जाएगा, और यहाँ आ जाएगा ये Ca2SiO4। इस तरह से एक्सट्रैक्शन ऑफ मैग्नीशियम किया जाता है। तो पहला सिंपल सा फंडा आएगा कि पिडजन प्रोसेस से किसका एक्सट्रैक्शन करते हैं। तो आप बोलोगे यार पिडजन प्रोसेस से हम किसका करते हैं बताओ? पिडजन प्रोसेस से किसका करते हैं बताओ? बोलो, पिडजन प्रोसेस से किसका करेंगे, जल्दी बताओ? मैग्नीशियम का। दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट कौन लिया जाएगा? मैग्नीशियम, कैल्शियम नहीं, गलत लिख दिया नीरज। दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट कौन लिया जाएगा? फेरोसिलिकन। तो अगर ये सवाल आए तो फेरोसिलिकन दो टिक करना है बस आपको। पिडजन प्रोसेस में दो टिक करना आएगा आपको, फेरोसिलिकन बोलो, और एक एक्सट्रैक्शन ऑफ मैग्नीशियम। हाँ या ना? अरे कर दोगे लल्ला, मचाएंगे हल्ला। क्लियर? हाँ फेरोसिलिकन। पिडजन के बाद आता है क्रोल प्रोसेस। क्रोल प्रोसेस जो होता है ना, उसमें कुछ भी नहीं होती, टाइटेनियम जो होता है उसका एक्सट्रैक्शन किया जाता है कैल्शियम और मैग्नीशियम से रिड्यूस करके। तो आपको मैथ्स द कॉलम में सिर्फ आता है, बाकी कुछ भी नहीं है सिलेबस में ये। आपके मैथ्स द कॉलम में सिर्फ ये आता है कि भाई क्रॉल प्रोसेस,
से किसका एक्सट्रैक्शन करते हैं? तो एक लाइन का बस ये स्टेप है टाइटेनियम का। रिड्यूसिंग एजेंट कौन लेते हैं? डॉट का मतलब कुछ नहीं होता, वो दो ऑक्साइड एक साथ जुड़े होते हैं, वो है ना आदित्य। हाँ हाँ बिल्कुल, बिल्कुल मनस्विन, वेरी गुड। हम्म। तो क्रॉल प्रोसेस जो होता है वो कुछ भी नहीं होता, TiCl4 है, उसका रिडक्शन करते हैं, रिडक्शन से टाइटेनियम बन जाता है बस। क्या बोला जल्दी बताओ? TiCl4 है, उससे कैल्शियम और मैग्नीशियम का रिडक्शन करते हैं, जिससे कि टाइटेनियम बन जाता है। तो आपसे मेसो कॉलम आएगा सिर्फ, बोलो। टाइटेनियम टिक कर दो खड़ाक से। मैग्नीशियम क्यों आया इन एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल? अबे खत्म हो गया एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन, तो नया प्रोसेस चालू किया है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मैग्नीशियम पिडजन प्रोसेस से। वो एक तो नींद में ही चल रहा भाई मेरा, वो कह रहा है एल्यूमिनियम में मैग्नीशियम कहा, अरे नया हो गया, एल्यूमिनियम तो खत्म हो गया ना, प्यूरिफिकेशन हो गया था हूप मेथड में। फिर नींद में है क्या? मनस्विन फिजिक्स और मैथ्स की क्लास में हीरो है, हैं? गजब भाई, गए ये मनस्विन, तारीफ हो रही है तेरी, गजब तारीफ हो रही मनस्विन, वेरी गुड, इंटेलिजेंट है क्या मनस्विन? हाँ रिड्यूसिंग एजेंट है ये, कैल्शियम और मैग्नीशियम लिख देता हूँ मैं, क्रोल प्रोसेस में ये रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक, चलो। अब क्या है, एलिंगम डायग्राम में स्टार्ट नहीं करना चाह रहा, एलिंगम स्टार्ट करते क्या वो आधा इधर और आधा अगली में आएगा, तो इसलिए एक लेक्चर अगला पूरी क्लास में करा देंगे, ठीक है। आई होप अगली क्लास में मेटलर्जी कंप्लीट हो जाएगी, और उसके बाद हम स्टार्ट कर लेंगे अगला टॉपिक, ठीक है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप सब पढ़ कर आएँ अच्छे से, और होमवर्क कंप्लीट कर लें। क्या बोला जल्दी बताओ? होमवर्क कंप्लीट कर लें, कर लेंगे प्रॉमिस। और क्रोमेटोग्राफी जरूर पढ़ लेना, क्रोमेटोग्राफी आपको पढ़ना होगा, क्रोमेटोग्राफी पढ़ना होगा आपको एनसीईआरटी से, वो आपकी जिम्मेदारी है, प्रॉमिस। और अगली क्लास में अगर टाइम बचे तो मुझे बता भी देना, क्रोमेटोग्राफी भी एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। बाय।